किसान एक व्यक्ति नहीं है, वो एक परिवार है। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्लान है, तो उनका ट्रस्ट इससे बढ़ेगा। एक एश्योरेंस अगर डीडीए के द्वारा मिल जाता है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया के कई देशों में लैंड पूलिंग और कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इनोवेटिव मॉडल अपनाए गए हैं। अगर अच्छे से कंसोर्टियम नहीं बना है बड़ा सा, तो सेक्टर बना दिए लेकिन कंसोर्टियम नहीं बने। ये लैंड ओनर सोचते हैं अगर मेरी जमीन किसी और के साथ मिल गई और बदले में मुझे कम हिस्सा मिला, तो ये डर उन्हें कंसोर्टियम बनाने से रोक रहा है। देखो, जमीनों के दाम बढ़ेंगे तब जब डेवलपमेंट होगा। कोई इमीडिएट पैसा चाहता है, कोई फ्यूचर एप्रिसिएशन देख रहा है, कोई रीडेवलपमेंट चाहता है। एल जोन है या P2 जोन है, या इतना जमीन इस तरीके से अवेलेबल है जो कि पोर्टल में नहीं डाला गया है। चूंकि उनका शेयर बहुत कम है, उनको बहुत ज्यादा कोई घाटा फायदा नहीं होता। उनको लगता है 2041 में बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो कि टॉप डाउन को और बॉटम अप को दोनों को ज्वाइन करके कोऑर्डिनेट करके जो रिजोल्यूशन है उसको लेके आगे बढ़ता है। क्योंकि लैंड पूलिंग चूंकि एक सामूहिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग और ग्राउंड लेवल पे आप फीडबैक पॉलिसी लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को साथ में लगा के, तो फ्लैट का शॉर्टेज होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। कहीं ना कहीं कभी कभी किसी बड़े डेवलपर की कमी फील होती है, या उनके साथ जुड़ना उनको बेटर लगता है कि हर सेक्टर की अपनी एक अलग समस्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिशा शो के आज के एक बेहद खास और जरूरी एपिसोड में। जी हाँ, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बीके शर्मा जी। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे मुद्दे पर जिसने दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर के हर हिस्सेदार, निवेशक, इन्वेस्टर या आम नागरिक को उलझा रखा है, और वो है कंसोर्टियम फॉर्मेशन में डिले। और बार बार मिलते हैं एक्सटेंडेड टाइम नोटिफिकेशंस। आखिर क्यों दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत कंसोर्टियम फॉर्मेशन के बारे में एक्सटेंशन मिल रहे हैं? कौन कौन से वो सेक्टर हैं जो कंसोर्टियम बनाने के लिए तैयार हैं? ये कंसोर्टियम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, और इसका असर मार्केट, डेवलपर्स और बायर्स पे क्या पड़ रहा है? तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे को डिटेल में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ आपको मैं समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। कंसोर्टियम फॉर्मेशन बेसिक क्या है, वो समझाता हूं आपको मैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कंसोर्टियम फॉर्मेशन आखिर है क्या? रियल एस्टेट सेक्टर में खासकर डीडीए मास्टर प्लान के लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जब कोई लैंड ओनर्स, डेवलपर या कोई अन्य स्टेक होल्डर मिलकर एक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म पे साथ आते हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म को कंसोर्टियम कहा जाता है। इसका मकसद है स्वेच्छा से पूल किए गए लैंड रिसोर्सेज को असेंबल करना या लैंड की चकबंदी करना। इसमें रिस्क, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट को कानूनी रूप से शेयर करना, और बड़े लेवल पे प्लानिंग और डेवलपमेंट को आकार देना। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या डिपार्टमेंट द्वारा छोटे छोटे प्लॉट्स या लैंड ओनर्स के एक साथ डील करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए कंसोर्टियम का प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने मिश्रा जी। कंसोर्टियम फॉर्मेशन से न केवल लैंड रिसोर्सेज का एक बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है, बल्कि एक लार्ज स्केल पे चीजों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी जैसे ये एग्जाम्पल ऐसे देखा जाए कि जैसे छोटी छोटी पूंजी लेके और एक बड़ा सा कंपनी हम खड़ा करते हैं और उसको तैयार करते हैं, जस्ट उसी तरीके से इसमें सभी हिस्सेदारों की हिस्सेदारियां और जिम्मेदारियां, सारे काम कानूनी रूप से लीगली डिफाइन कर दिए जाते हैं, और इसको करने से एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है और एक एफिशिएंसी जो है इसकी बढ़ जाती है कंसोर्टियम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो लेवल पे कंसोर्टियम बन नहीं पा रहे हैं, और जो
कुछ हद तक बन गए हैं, वो अपने आगे के मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल शर्मा जी, कौन कौन से वो सेक्टर हैं, एक्सटेंडेड टाइम नोटिफिकेशन क्या है और आखिर ये क्यों जरूरी होते हैं? सेक्टर जिनको कंसोर्टियम फॉर्मेशन करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा के साथ उनको एक टाइम दिया जाता है, पुनः बार बार टाइमलाइन एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और वो सेक्टर्स हैं सेक्टर 3 ऑफ एल जोन, फिर सेक्टर 10A, सेक्टर 11, सेक्टर 14C और सेक्टर 17A ऑफ एन जोन। अब सेक्टर 1, 2, 3, 7A, 7B, 7C, 8A, 12A और 12C ये सारे P2 जोन के सेक्टर्स हैं। हालांकि P2 जोन का एक सेक्टर ऐसा भी है जिसे सेक्टर 8B के नाम से जाना जाता है, जिसे डेवलपर एंटिटीज मतलब कंसोर्टियम फॉर्मेशन में कामयाब अब वो हो गए हैं। यहाँ करीब 40 से अधिक जो लैंड ऑनर्स हैं उनका शेयर है, उनकी भागीदारी है उसमें, और इन्होंने करीब 14 डेवलपर एंटिटीज बना लिया है और सफलतापूर्वक कंसोर्टियम फॉर्मेशन का लीगल एग्रीमेंट तैयार करके डीडीए को सबमिट कर दिया है, और नेक्स्ट स्टेप लेआउट प्लान के लिए भी सबमिट कर दिया है, और वो लेआउट प्लान डीडीए के अप्रूवल की प्रतीक्षा में है। मगर एकमात्र उदाहरण है ये, बाकी सारे जो सेक्टर हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए वो 2 सालों से केवल टाइम एक्सटेंशन ही ले रहे हैं, मगर कुछ भी काम सार्थक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब चूंकि फिलहाल अप टू 31/7/2021 दिया गया है, अगर इस टाइमलाइन में भी डेवलपर एंटिटीज कंसोर्टियम का लीगल फॉर्मेशन नहीं कर पाए तो फिर से एक्सटेंडेड टाइमलाइन हो सकता है दिया जाए। तो इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि जेन्युइन स्टेक होल्डर्स यानी डीडीए और डेवलपर एंटिटी या फिर जो भागीदार करने वाले जो लैंड ओनर्स हैं को समझाने का एक और वक्त देना, ताकि प्रोजेक्ट जब एक बार आगे बढ़े तो बढ़ने के बाद किसी भी टाइप का डेडलॉक में वो ना फंस जाए। और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स यानी डेवलपर एंटिटीज को अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी अच्छे से जरूरी होगी। बिल्कुल, ये एक्सटेंडेड टाइमलाइन नोटिफिकेशन एक्चुअली सारे स्टेक होल्डर्स को एक ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं और इसमें हर किसी को अच्छे से समझने की जरूरत है। एक्चुअली मिश्रा जी, लैंड पूलिंग जो दिल्ली के अंदर में है ये एक नया प्रयोग है, डीडीए के लिए भी नया प्रयोग है और जो भी किसान उसके हिस्सेदार हैं उनके लिए भी नया प्रयोग है। तो इस प्रयोग के लिए हर किसी को समझने में थोड़ी टाइम चाहिए, तो इस टाइम को अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन ये भी सही है कि बाहर के राज्यों में ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, इसके प्रयोग हो चुके हैं। ये भी बात है कि हर जगह कस्टमाइज किया गया है, और यहाँ भी जो लैंड पूलिंग है उसको बहुत हद तक पहले भी कस्टमाइज किया, और वो बचा कुचा जो है उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। लेकिन लैंड पूलिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है कि बार बार एक्सटेंडेड टाइमलाइन नोटिफिकेशन देने से ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। इससे जो मार्केट के पोटेंशियल इन्वेस्टर है इसके ऊपर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सभी स्टेक होल्डर को लगता है कई दफा कि समय तो मिल रहा है, मगर टाइमलाइन जो लगातार बढ़ रहा है तो उससे इस पॉलिसी के ऊपर में डाउट हो रहा है, इसके विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको अभी प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोग मिलके कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। जैसा आपने कहा कि 8B में एक जगह सक्सेसफुल हो गया और बाकी भी जगह चुनौती है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि डीडी जैसी एक कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी को 100% अगर एश्योरेंस साथ में देती है तो ये शायद जल्दी हो पाए? चलिए आगे चल के देखते हैं। बिल्कुल, एक एश्योरेंस अगर डीडीए के द्वारा मिल जाता है कि स्टेक होल्डर्स को कहीं भी अगर कोई किसी भी सब टाइम लाइन पर अगर कोई नुकसान होगा तो जैसे सेबी होता है वो खड़ी है उसकी सुरक्षा के लिए, वैसे डीडीए भी खड़ी है, और ये उसका जो कॉम्पिटेंट एश्योरेंस होता है ये काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देगा। लेकिन बार बार ये जो डिले हो रहा है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन बिगड़ रहा है, एग्जीक्यूशन का रिस्क बढ़ रहा है, और कई जगहों पर अनऑथराइज्ड फ्लोटिंग का भी रिस्क बढ़ रहा है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 और कंसोर्टियम, जी हाँ, डीडीए लैंड पूलिंग मास्टर प्लान 2021 का जो विजन था
जो अब कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन के साथ प्रपोज्ड मास्टर प्लान 2041 का पार्ट है। दिल्ली को एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्लान है। इसके लिए लैंड पूलिंग, ग्रीन डेवलपमेंट और टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का रीडेवलपमेंट जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। इन सब की सफलता जो है वो लार्जली कंसोर्टियम फॉर्मेशन पर निर्भर है। बिल्कुल मिश्रा जी, क्योंकि एक एक प्लॉट या लैंड ओनर के साथ इंडिविजुअली डील करना अथॉरिटीज का प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लैंड पूलिंग पॉलिसी का कोर ही कंसोर्टियम फॉर्मेशन है। अगर कंसोर्टियम ग्राउंड पर नहीं बनेंगे, लैंड असेंबली नहीं होंगे, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग सप्लाई, ये सब कुछ वहीं अटक जाएगा। इसीलिए कंसोर्टियम फॉर्मेशन सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि पूरे मास्टर प्लान की रीढ़ है, बैकबोन है। डीडीए ने मास्टर प्लान के अंदर में एक पोर्टल नोटिफिकेशन करके दिया था, और उस पीरियड में पहले जोनल डेवलपमेंट था। 2021 का जो कंपोनेंट था वो जोनल डेवलपमेंट से शुरू हुआ था, मगर 2018 में जब पोर्टल दिया गया तो उसको सेक्टर डेवलपमेंट बना दिया गया। अब सेक्टर तो बना दिए गए, डिफाइन करके दे दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और हर जगह स्टेक होल्डर ने रजिस्ट्रेशन किया भी है। पोर्टल में सेक्टर बना दिए, लेकिन कंसोर्टियम नहीं बने। उस सेक्टर बनने से कंसोर्टियम नहीं बन जाएगा, बट कंसोर्टियम जो है वो सेक्टर को बना सकता था। इसको हम आगे चल के और अच्छे से आपको बताएंगे, मेरे पास डाटा है। बिल्कुल शर्मा जी, कंसोर्टियम ना बनने के असली कारण एक एक्सपर्ट एनालिटिक्स के साथ, मतलब इसको रियलिटी चेक करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये असली मुद्दा है। आखिर क्यों बार बार एक्सटेंडेड टाइमलाइन नोटिफिकेशन क्यों जारी हो रहे हैं, क्यों कंसोर्टियम फॉर्मेशन ग्राउंड पे नहीं आ पा रहा है? इसी कई वजह हैं। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और मल्टीपल इंटरेस्ट। दिल्ली के हर जोन में या सेक्टर में कई लैंड ओनर्स हैं। हर किसी की प्रॉपर्टी साइज, उसका यूजेज, वैल्यूएशन या एक्सपेक्टेशन सब अलग अलग है। कोई इमीडिएट पैसा चाहता है, कोई फ्यूचर एप्रिसिएशन देख रहा है, कोई रीडेवलपमेंट चाहता है, तो कोई स्टेटस को में ही खुश है। इतने डाइवर्स इंटरेस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और लैक ऑफ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी भी नजर आता है। स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पर या अथॉरिटी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है। कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, किसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, इन सवालों को कई बार जो क्लियर आंसर्स हैं एक्चुअल में, लेकिन लोग पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, उनको क्लियर नहीं दिख पा रहा है। इससे कहीं हद तक मिसट्रस्ट और कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज। दिल्ली में लैंड टाइटल, ओनरशिप, रिकॉर्ड, म्यूटेशन और लीगल डिस्प्यूट बहुत कॉमन है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में ज़्यादा क्लैरिटी कई बार नहीं हो पाती, इस कारण से ये कॉमन दिखते हैं। वैसे ये ऑल ओवर इंडिया में है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली में है। अब कई जगहों पे प्रॉपर्टी का सक्सेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि पीछे म्यूटेशन अथॉरिटीज़ ने बंद की हुई थी, तो वो भी एक बड़ा इशू रहा। तो जॉइंट ओनरशिप के मामले या लिटिगेशन बहुत सारे अभी भी कई कई जगहों पर पेंडिंग है। ऐसे में कंसेंसस बनाना और लीगली वैलिड कंसोर्टियम बनाना कहीं हद तक बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा आपने कहा मिश्रा जी, ये जो ज्वाइंट ओनरशिप, अब ये कई सारे प्लॉट है, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई समझ रहा है कि हाँ हमको प्लॉट में जाना चाहिए, मगर उसके 2 भाई हैं, उनको लगता है कि नहीं बेच के निकल जाना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, तो अटक गया काम वहीं पे। इसी कारण से कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, कंसेंसस यहाँ नहीं बन पा रहा है। कई बातें ऐसी जो डिले के चलते हुई है, जो मेरी जानकारी में नाम बताना मुश्किल है और सही भी नहीं रहेगा। किसी डेवलपर एंटिटी ने प्रोजेक्ट में डाला जमीन, मगर वो डिले हो गया उसका, तो अब क्या किया, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसने उस जमीन को कहीं से फाइनेंस में ले लिया, अब फिर वो फंस गया। अभी फिर फाइनेंस वाले से कोई ऐसा पोटेंशियल इन्वेस्टर आएगा तो क्लियर कराएगा, तो फिर वो क्लियर होगा। शर्मा जी, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो मैंने नोटिस किया है कि सोसाइटी ने लैंड तो बाय कर ली, और शुरू में चूंकि 4 की एफआईआर थी, तो उस तहत लैंड लिमिटेड बाय करी, क्योंकि 4 की एफआईआर के हिसाब से उनको लगता था कि हमारे मेंबर्स
इतने लैंड में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब उनको सबको फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बाद में जब FAR 2 की न्यूज आई तो उस टाइम पर कुछ सोसाइटीज ने तो मैनेज कर लिया एक्स्ट्रा लैंड बाय करके, अपने सभी जो सदस्य हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके लिए वैसी लैंड बाय कर ली। लेकिन ऐसी भी कुछ सोसाइटीज बच गई जो उस रेशियो में जिन्होंने लैंड बाय नहीं करी, और उनकी इंटेंशन भी, कई ऐसी सोसाइटी जो लैंड पूरी नहीं कर पाई हैं या जिन्होंने लोगों को कमिट किया, कोई फ्रॉडली उस चीज को एक्टिवेट किया। यहाँ सोसाइटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि सारी सोसाइटीज़, पर हाँ ज़रूर पूरे ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने लैंड बाय करके उसे कवर कर लिया है, और कुछ सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने कवर नहीं किया है। तो वो सोसाइटीज़ अभी भी क्वेश्चन मार्क में हैं। ऐसे लोग अब भी कई बार ऐसी मंशा रखते हैं कि शायद ये और डिले हो जाए, और डिले के केस में फ़ायदा क्या होगा, वो जो मेंबर्स हैं वो अंधेरे में ही ऐसे ही चलते रहें। तो बहुत सारे ऐसे होम बायर्स भी ऐसे टाइम पे क्रिएट हो गए जो अभी भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, और उनके लिए एक्चुअल में जमीन भी नहीं खरीदी गई है। तो उन सोसाइटीज की भी ऐसी इंटेंशन मेरे को दिखती है कि चाहते हैं कि ये रवैया और डिले होता रहे, और मास्टर प्लान जब भी आए तो उतना उनको ब्रीदिंग स्पेस मिलता रहे। हाँ, बहुत सारे सोसाइटीज ने तो अपने मेंबर को विश्वास में ले लिया, या तो उनको पार्शियल रिफंड कर दिया, उनके साइज को रिड्यूस करके डिफरेंट ऑप्शन अपना के जो मेंबर की संख्या और उनको जो ज़मीन चाहिए उसके हिसाब से और एक बैलेंस कर लिया। तो वो बहुत अपने संतुलित स्थिति में है। लेकिन कुछ सोसाइटी, जैसा आपने कहा, कुछ तो ऐसे हैं जरूर जो अभी तक मेंबर से उस समस्या का, या मेंबर भी उनको उस तरीके से साथ नहीं दे पा रहे हैं, चाहे जो भी मजबूरी हो दोनों की, जो उनको FAR जितनी ज़मीन चाहिए और जितनी मेंबर की संख्या है वो पूरी नहीं हो रही है। और अभी उनके लिए कंफर्ट जोन यही है कि FAR या तो 400 हो या तो कोई न कोई प्रॉब्लम से अटका रहे। बिल्कुल शर्मा जी, मैंने एक चीज़ और देखी है, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या नहीं। ऐसे बहुत सारे लैंड ऑनर्स हैं जिनके पास लैंड कम है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा है, या कुछ डेवलपर एंटिटीज़ हैं जिन्होंने लैंड बाय करी और अपने दायरे को बढ़ाया क्योंकि उनका विजन था कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाए, या सोसाइटीज़ थी जिनका मोटिव था कि अपने जो मेंबर्स हैं उनको घर दिया जाए। मतलब उस तहत उन्होंने लैंड बाइंग करी, फ्लैट नहीं बेचे। लेकिन ऐसे भी जो लैंड ओनर्स हैं जिनका लैंड शेयर बहुत कम है, चूंकि उनका शेयर बहुत कम है, उनको बहुत ज़्यादा कोई घाटा फायदा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कई बार उनकी तरफ से भी बगैर बात के कंफ्यूजन्स मार्केट में क्रिएट कर दी जाती हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ से कुछ बताया जाता है, जिससे कि जो करना भी चाहता है विलिंगली, क्योंकि अगर कोई उसे ये बोल रहा है जो विलिंगली करना चाहता है कि नहीं यार ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर और होंगी। 2041 में लोगों को एक्सपेक्टेशन है, तो जब तक 41 नहीं आएगा तब तक भ्रमित करके रखो। तो उस स्टेज में जो लैंड ओनर विलिंगली करना चाहता है वो भी 41 का वेट करने लगता है, और उसे लगता है 41 मास्टर प्लान जो अभी प्रपोज स्टेज पे है, जब वो आएगा शायद बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा और मेरे को एकाएक बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में चला जाता है। बिल्कुल सही। और एक विडंबना है हमारे समाज की मिश्रा जी, कि जो पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, वो शांत रहते हैं, उनकी बात निकल के बाहर नहीं आती है, हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा है। यानी नेगेटिव थॉट यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जिनके मन में विश्वास नहीं है वो खुल के बोलते हैं। वो उनकी संख्या 5 ही होती है, 10 ही होती है, मगर वो खुल के बात करते हैं, और पॉजिटिव वाले शांत रहते हैं। तो लगता है कि नेगेटिव थॉट ही डोमिनेट कर रहा है, और लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही, भ्रमित करने वाली हो जाती है। कई तो ऐसा देखा गया है, जो मेरी जानकारी में है शर्मा जी, कि पॉलिसी की अनसर्टेनिटी उनको नजर आती है। उनको लगता है 2041 में बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो पॉलिसी का बार बार प्रपोज्ड अमेंडमेंट का न्यूज़ आते रहना, मगर अमेंडमेंट में डिले होना, जैसे कि FAR, लैंड यूज डेंसिटी नॉर्म्स, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारी बातें डेवलपर एंटिटी के बीच में कहीं हद तक एक कंफ्यूजन पैदा कर रही है, क्लियर नहीं हो पा रही। तो स्टेक होल्डर्स को लगता है कि अभी वेट करना बेटर है, शायद फ्यूचर में पॉलिसी को और फ्लेक्सिबल हो जाए ये पॉलिसी, इससे डिसीजन मेकिंग और स्लो हो गए हैं। 5वां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट।
जी हाँ, कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डॉक्यूमेंटेशन या प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की ज़रूरत कई बार लोगों को पड़ती है। तो स्मॉल लैंड ओनर्स या फाइनेंशियली वीक स्टेक होल्डर्स के लिए ये कॉस्ट बियर कर पाना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कई जेन्युइन स्टेक होल्डर्स भी प्रोसेस से बाहर हो रहे हैं या होने का मन बना रहे हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कंसोर्टियम फॉर्मेशन के प्रोसेस को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। कंसोर्टियम का बेनिफिट क्या मिलेगा वो पता नहीं है। जो उसकी लीगलिटीज है उनको उनकी सही जानकारी नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम या वर्कशॉप जो हुए हैं वो उस लेवल तक के सपोर्ट नहीं मिले हैं उससे, और इससे जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। डीडीए ने पॉलिसी को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन शुरुआती वर्षों में जमीनी स्तर पर जो है जितना होना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन उतना नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों को प्रक्रिया को समझने में कठिनाई हो रही है। अब ये प्रक्रिया को यहाँ तक चीज समझना पड़ेगा, ये नई चीज थी और प्रक्रिया को समझाने वाला एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको समझाता है या थोड़ा डाउटफुल है खुद ही वो, तो किसान तो ज्यादा डाउटफुल हो ही जाएगा। लोग कई जगह पर डीडीए के बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया भी है, जहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े पॉजिटिवली समझाया है, और बहुत जगह इस तरीके से चले जाते हैं जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट के नहीं, हालांकि डीडीए के हैं वो या कहीं और प्लानिंग के हैं, किसी और जगह चले जाते हैं किसी के माध्यम से, और वहां से जो उनको रिप्लाई मिलता है, चूंकि वो इन्वॉल्व नहीं है इसलिए रिप्लाई भी एक ऑफिशियल टाइप से मिलता है, तो वो किसान को कंफ्यूज कर देता है। ऑफिशियल हेल्प सेंटर पर भी अगर कोई रिप्लाई लेने के लिए जाता है, तो उदाहरण देता हूं मैं, जैसे बैंक में कोई अकाउंट खोलने जाता है तो बैंक का स्टाफ उसको प्रॉब्लम तो है लेकिन उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ बोलता है। जो प्रॉब्लम्स है उसके पॉजिटिव पार्ट को बोलता है, कैसे हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन के लेवल से देता है। यहाँ जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लेवल से जो हो सकता है वो नहीं मिल पाता है। ये एक बात है समझने की, वो एक ऑफिशियल आंसर उसको मिलता है, ऑफिशियल आंसर से उसके सॉल्यूशन का रास्ता उसको नहीं मिलता आगे बढ़ने का, वहां मोटिवेट करने की जरूरत थी। तो ये समस्या है कि ये कुछ एक्सपेक्टेशन जो अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। देखो, जमीनों के दाम बढ़ेंगे तब जब डेवलपमेंट होगा, लेकिन बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि थोड़ा सा आगे इसके मार्केट वैल्यू को बढ़ा देंगे, एक जैकपॉट मिल गया है और हम इससे बीच से जो है जमीन अच्छे दाम में लेके निकल जाएंगे। मगर ग्राउंड पे तो एक्चुअली काम हो नहीं रहा है, ग्राउंड पे काम होगा नहीं तो जमीन के दाम बढ़ेंगे नहीं, जमीन के दाम बढ़ेंगे नहीं तो उनको भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, उनको भी तकलीफ होती है, उनका डिसएग्रीमेंट होता है। अगर वो डेवलपमेंट का भी हिस्सा नहीं बन पाया और आगे बेच भी नहीं पाया, बीच में उनका भी काम लटका हुआ है और लैंड पूलिंग का असेंबली का काम भी लटका हुआ है, तो ये दोनों एक साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये सारे फैक्टर हैं जो कि कंसोर्टियम फॉर्मेशन के डिले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए लीडरशिप की जरूरत है, लीडरशिप लेने की जरूरत भी, क्योंकि प्रॉब्लम है किसी को लीडरशिप लेने की जरूरत है और कुछ लोगों को लीडरशिप देने की भी जरूरत है अपना ट्रस्ट करके, क्योंकि एक आदमी, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम है, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज का काम है, तो ये कंसोर्टियम फॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेशन होगा, सारा निगोशिएशन होगा, इसके लिए एक लीडरशिप लेने की जरूरत है और लीडरशिप देने की जरूरत है। ज़्यादातर केसेस में लीडर करने के लिए रेडी नहीं होता है, मगर अगर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो इसका जो बेसिक एक रीजन ये भी है कि यहाँ लीडरशिप का वैक्यूम है। अब इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए कहीं से भी सामान्य गांव की तरफ से या जो हमारे पब्लिक जो लीडर्स हैं उनके साइड से या डीडीए से ये बताने के लिए, लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस तरह के लोगों को आगे बढ़ के आने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा। मेरे को लगता है इसमें पॉलिटिकल और लोकल प्रेशर भी कई बार देखने को मिलता है। लोकल लेवल पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है और कुछ अदर वेस्टेड इंटरेस्ट कंसोर्टियम फॉर्मेशन में रोड ब्लॉक बन जाते हैं। कई बार सोचते हैं लोग कि मेरा क्या फ़ायदा, ठीक है, अगर हो रहा है तो मान लीजिए वहाँ पे कंसोर्टियम का सेक्टर बन रहा है तो पूरा सेक्टर बन रहा है, मान लीजिए डेवलपर ने लैंड ली हुई है, तो कई बार कोई लैंड ओनर ऐसा भी सोच लेते हैं कि अगर मैं पीछे हटता हूँ कंसोर्टियम में तो वो सेक्टर शुरू नहीं हो पाएगा, तो लॉस दूसरे का हो रहा है, तो दूसरे का लॉस हो इसके लिए मैं अभी नहीं करूँगा।
तो ऐसा कई बार देखने को मिला है और कई बार तो लोकल लीडर्स इवन डीडीए के भी इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर प्रोसेस को डिस्करेज करके डीरेल कर देते हैं। प्रोफेशनल सपोर्ट की कमी दिखती है मेरे को यहाँ। कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए लीगल, फाइनेंशियल, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, तो कुछ लैंड ओनर्स या आरडब्ल्यू के पास ये रिसोर्सेज नहीं होते। इससे प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जोनल डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों ने पार्टिसिपेशन करना शुरू किया और जोनल डेवलपमेंट से चेंज करके सेक्टर डेवलपमेंट में चला गया। अभी एक डाटा मैं आपको दे सकता हूँ जो कि डीडीए का ही डाटा है। इसकी इतनी समस्याओं के बाद भी 7650 हेक्टेयर जमीन पूल हो चुके हैं। एल जोन में 2341 हेक्टेयर जमीन पूल हो चुके हैं और P2 जोन में 1428.7 हेक्टेयर, एन जोन में वैसे 3553 हेक्टेयर। टोटल 138 सेक्टर्स में से 21 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 70% के बेंचमार्क को पूरा कर लिया है। एक तो एग्जाम्पल में देता हूं कि अगर ये एल जोन का ही ले लो 2341 हेक्टेयर, यहाँ पर भी 2 सेक्टर ऐसे हैं जो 70% से ऊपर हो गए, मगर कहीं भी कंसोर्टियम नहीं बन पाया है। एक सेक्टर को ले लो तो 400-300 हेक्टेयर का सेक्टर बहुत अच्छे से बन सकता है और यहाँ पे एल जोन में 2341 हेक्टेयर सेक्टर बन चुके हैं। तो अगर कंसोर्टियम पहले बना दिया गया होता तो सेक्टर का जो फ्रेम बना के रखा हुआ है बाद में सेक्टर के फ्रेम में आपने जोनल डेवलपमेंट का ये सीन रहा होता तो अभी तक तो 4-5 सेक्टर निकल गए होते और यहाँ तो 2 सेक्टर निकलने से 10 सेक्टर निकल जाएगा। 2 सेक्टर अगर सक्सेसफुल निकल जाए तो बाकी किसान और बाकी लोग अपने आप में एकदम आगे बढ़ जाएंगे। कहीं एक जगह अटका हो, एक जगह कहीं आगे निकल जाए तो बाकी सब निकल जाएंगे। मगर मेरा पॉइंट ये है कि आपने फ्रेम बना दिया, वो फ्रेम में कुछ चीज फिट नहीं हो रहा है, तो अभी कोऑर्डिनेटेड होके इस प्रोसेस के अंदर में फ्रेम से बाहर निकाल के दूसरा फ्रेम बना दो। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, तो सेक्टर अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ मेरा सबमिशन है सिंपल कि देखिए सेक्टर जो आपने डिफाइन कर दिया उससे कंसोर्टियम नहीं बन सकता, मगर कंसोर्टियम अगर बन गए, एक कम्युनिटी बन गया प्लेटफॉर्म, तो सेक्टर अपने आप बन सकता है। तो यहाँ इस बात को देखने की जरूरत है। आप कम्युनिटी से, समाज से जो है ना शहर बसा लोगे, मगर शहर का नक्शा बना के घोस्ट सिटी बना के क्या फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये पॉइंट, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बैकबोन है, तो इसको बनाने के लिए हर लेवल मतलब डीडीए भी एक स्टेक होल्डर है, जो इसके पार्टिसिपेंट हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, और जो भी है कॉम्पिटेंट लोग, अथॉरिटी, ये सब एक साथ एक जॉइंट फोरम पे, जैसा कि कई बार होता है ना कि टॉप टू बॉटम और बॉटम से टॉप, दोनों तरफ के चीजों को बीच में एक सेंटर में देख के और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेता चला जाए तो कंसोर्टियम बनते चले जाएंगे। मुझे लगता है शर्मा जी, कहीं हद तक जमीन मालिकों के बीच में, जो लैंड ओनर्स हैं, उनके बीच में भरोसे की कमी भी है, क्योंकि लैंड पूलिंग चूंकि एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें जमीन मालिक को अपनी जमीन एक साथ मिलकर देनी होती है अथॉरिटीज को, लेकिन दिल्ली में कई एरियाज में जमीन मालिक एक दूसरे पर या किसी डेवलपर पर भरोसा नहीं कर पा रहे। सही है। ये लैंड ओनर सोचते हैं अगर मेरी जमीन किसी और के साथ मिल गई और बदले में मुझे कम हिस्सा मिला तो ये डर उन्हें कंसोर्टियम बनाने से रोक रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी जैसे डीडीए है, और प्राइवेट मतलब एक आम जनता जिसने लैंड खरीदी है, चाहे वो डेवलपर है या सोसाइटी है, कोई भी है, मतलब उसे डेवलपर एंटिटी कहा जाएगा। तो जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, क्योंकि कंसोर्टियम बनेगा तो एक सेक्टर डेवलप होगा, जब डेवलप होगा तो उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, लैंड ओनर्स हैं, तो कई बार वो बहुत इफेक्टिवली उस सेक्टर को डेवलप करने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे या इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा डेवलपर होता है तो उसके लिए रोज का काम होता है, उसके लिए इजी होता है। तो ऐसे केस में छोटे किसान या छोटे लैंड ओनर्स को कहीं ना कहीं कभी कभी किसी बड़े डेवलपर की कमी फील होती है, या उनके साथ जुड़ना उनको बेटर लगता है, और वो उनके लगता भी है कि वो शायद वो मिलकर बेटर उस सेक्टर की प्लानिंग हो सके। तो यहाँ पर जो ये गैप है डेवलपमेंट का,
उसमें कहीं हद तक लैंड ओनर्स पूरा समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से उन तक सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको सब कुछ समझाया जाए, तो शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन और बेटर हो सकती है। सरकारी और नोडल एजेंसी होल हार्टेड, डायनेमिक और कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट और गाइडेंस की कमी भी कई बार नजर आती है। डेवलपर का इंतजार करने का रवैया, जैसे कि प्राइवेट डेवलपर्स भी कंसोर्टियम की अगुवाई कर सकते थे, लेकिन पॉलिसी की शुरुआत में स्पष्टता कई बार देखने को नहीं मिली और जमीन खरीदने का जोखिम बना हुआ था। इन्हीं कारणों से वो भी जागरूक तो है, लेकिन सक्रिय रूप से आगे नहीं आ रहे हैं और रियल एस्टेट मार्केट पर इसका असर भी देखने को पड़ रहा है। कंसोर्टियम फॉर्मेशन से डिले का सीधा सीधा असर रियल एस्टेट मार्केट पे पड़ता है, जैसे कि हाउसिंग सप्लाई का डिले होना। जब लैंड पूलिंग के जरिए डेवलपमेंट नहीं होगा तो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट टाइम पर रेडी नहीं हो पाएंगे। मतलब इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो फ्लैट का शॉर्टेज होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, मतलब प्राइस बढ़ने लगते हैं। ये डिमांड सप्लाई का गेम है। प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी हाई हो जाते हैं। लैंड पूलिंग का जो मकसद था अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करना, लेकिन अगर कंसोर्टियम नहीं बन पाए तो जमीन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी और जो लैंड अवेलेबल है उस पर आप देखेंगे कि कहीं हद तक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया। तो रिजल्ट क्या होगा? प्राइस आर्टिफिशियल तरीके से इन्फ्लेट हो जाएंगे। अब अनएक्सप्लेन्ड या इलीगल कंस्ट्रक्शन का रिस्क, जी हाँ, जब मास्टर प्लान के थ्रू रेगुलेटेड डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्राइवेट लोग आएंगे, अनऑथराइज्ड क्लोनाइजिंग करेंगे, मतलब इलीगल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे बायर को रजिस्ट्री नहीं मिल पाती, लोन नहीं मिल पाता, कभी कभी प्रॉपर्टी सील भी हो जाती है, गवर्नमेंट आकर डिमोलिश कर जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक या इनकम्प्लीट रह जाता है। तो कंसोर्टियम में एक मेजर रोल होता है रोड, सीवरेज, वाटर, पार्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करना। अगर ये नहीं बनता तो बायर को घर तो मिल जाता है लेकिन बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है और लीगल डिस्प्यूट में लोग फंस जाते हैं। जब जमीन प्रॉपरली पूल्ड नहीं होती और मल्टीपल ओनरशिप होती है तो बिल्डर कभी कभी लीगल डिस्प्यूट में भी फंस जाता है, प्रॉपर्टी का पोजीशन डिले हो जाता है, फ्लैट होने के बाद भी रजिस्ट्री पेंडिंग हो जाती है, रीसेल और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। आप देख लो जहाँ प्लान सिटी है वहाँ उसका वैल्यू कितना ज्यादा होता है और जहाँ नहीं है थोड़ा भी है तो उसका वैल्यू ही नहीं रह जाता है, रीसेल का वैल्यू नहीं रह जाता है। इन्वेस्टर्स जो है उस जोन में जाना नहीं चाहेगा। अगर अच्छे से कंसोर्टियम नहीं बना है बड़ा सा तो अच्छा इन्वेस्टर भी नहीं आएगा वहाँ। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जिसकी जरूरत सबको होती है वो नहीं मिलेगा। प्राइस करेक्शन और एप्रिसिएशन का अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। अभी ये जो डिले है वो कितना इम्पैक्ट दे रहा है, जो इन्वेस्टर्स है उनको ठीक ठीक टाइमलाइन का अंदाज नहीं होगा तो क्या प्राइस होगा, किस प्राइस में आगे ये बिकने वाला होगा, उनका आइडिया नहीं होगा तो वो उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब अनसर्टेनिटीज के बीच में घूमता रह जाएगा। डेवलपर्स के लिए लैंड एक्विजिशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग का करने में जो है वो अनसर्टेन रहेगा। फाइनेंस और अप्रूवल में डिले होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका डाउटफुल रहेगा वो। तो ठीक से जब ये सारी बातें स्पष्ट नहीं होगी तो वो आगे बढ़ के नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी आपने। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको सोचते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया जाए, डिफाइन करके जैसे फॉर्मेट होता है वो करके और पॉजिटिवली लोगों को बताया जाए कि देखो इतना कंप्लीट हो गया तो ये फॉर्म भर दो। और दूसरा पार्ट, हालांकि डीडीए ने पोर्टल में एक लेआउट फॉर्मेट दे के रखा है कंसोर्टियम बनाने के लिए, मगर मेरा सजेशन है कि एक बेटर वे से इसको डिजिटलाइज कर दे और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली कर दे। एक डीडीए जो है एक जो मॉडल सेक्टर, कुछ पॉजिटिव न्यूज मिला है तो एक मॉडल सेक्टर बन के जो आएगा वो सब लोगों को काफ़ी राहत दे देगा। तो हमको लगता है उसका बहुत बड़ा फायदा है। मेरा अपना एक सजेशन होगा कि फर्स्ट 5 जो कंसोर्टियम बन के आए उसको डीडीए की तरफ से कुछ जो फ्री बर्ड जैसे मिलता है, फ्री बर्ड में उसको थोड़ा आप इनहांस करके कुछ भी फैसिलिटी दे दो,
कुछ एक्स्ट्रा FIR दे दो उसमें कंसोर्टियम को, तो इसका जो अप्रिसिएशन मिलेगा, इसका फायदा होगा, पॉजिटिव फायदा होगा लोगों को। इस तरह के अप्रोच जो है कंसोर्टियम के बारे में अवेयरनेस पैदा करो लोगों के अंदर में कि कंसोर्टियम है क्या चीज़। यहाँ आपका कोई प्रॉपर्टी फंस नहीं रहा है, आपका जो स्टेक है वो आपके पास ही है और बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये अवेयरनेस का अच्छे से बताना जरूरत है, कंसोर्टियम का मतलब क्या है, इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारी बातों को और अच्छे तरीके से बार बार DDA के साइड से या उस तरह के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइड से बार बार लोगों के बीच में बताने की जरूरत है। बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा। पंचायत, RWA और लोकल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। अब फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा, मतलब इससे फाइनेंशियल और टेक्निकल नॉलेज जब बढ़ती है तो उसका फ़ायदा मिलता है। कंसोर्टियम बनने के इनिशियल कॉस्ट को DDA या गवर्नमेंट पार्शियली अगर फंड करती है तो भी रास्ते निकलने आसान हो जाते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स जैसे प्लानर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं का फ्री या सब्सिडाइज पैनल अगर दिया जाए तो इससे लैंड ओनर कंसल्ट कर सकते हैं उनसे। आज के डेट में DDA का अपना एक पोर्टल है, मतलब जो जमीन रजिस्टर्ड हुए हैं उसका एक पोर्टल है, मगर जो जमीन रजिस्टर्ड नहीं हुई DDA के पोर्टल में उसका कोई पोर्टल नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है जो आप देख सकते हैं कि जमीन का कौन मालिक है। मगर मेरा पॉइंट ये था कि जैसे गवर्नमेंट ने जेम पोर्टल बना के रखा है, हरियाणा में भी इस तरह का एक पोर्टल है जिसको जमीन खरीदना है, मतलब एक इंटीग्रेटेड पोर्टल ऐसा हो जिसमें पता लगे कि भाई इसने यहाँ इतनी जमीन तो DDA में डाल दी गई है और ये जमीनें बिकने के लिए हैं या नहीं डाली गई हैं या अवेलेबल है। तो और उसका टेंटेटिव जो भी उसका मालिक है उसका सब पता क्या है। तो कोई पूरे देश का आदमी जमीन जो है यहाँ पर L जोन है या P2 जोन है या इतना जमीन इस तरीके से अवेलेबल है जो कि पोर्टल में नहीं डाला गया है, वो डाला जा सकता है या बिकने के लिए है। ये सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करने के लिए जो भी बातें हमारे पास है उसका इस्तेमाल किया जाए। जो कंसोर्टियम बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है कि जितने डेवलपर एंटिटीज हैं उनके बीच एक लीगल MOU होना है, तो उस MOU का भी फॉर्मेट डिफाइन करके दे दिया जाए। उसी तरीके से उसका शेयर रेशियो क्या होगा, यानी भागीदारी में उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, उसका भी फॉर्मूला जैसे बैंक इंटरेस्ट का निकल जाता है वो भी बना के दिया जाए, भाई आपका इतना पड़ेगा। और इसका प्रॉफिट क्या होगा वो भी आपको पता चल जाएगा, आपको FIR कितना मिलेगा वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारे जो टूल्स हमारे हैं डिजिटल करके वो सारी चीज पहले से डिफाइन करके बता दिया जाए और लगातार बताया जाए। किसान एक व्यक्ति नहीं है, वो एक परिवार है, तो उसके घर के एक एक सदस्य को जब साफ साफ सब बातें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी तो अगर एक को थोड़ा डाउट भी होता है तो बाकी 5 बोलेंगे कि नहीं सही आगे बढ़ो। बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा। जैसा आपने ये कहा भी था कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है। DDA अगर कुछ पायलट जोन्स में खुद कंसोर्टियम बना के दिखाए तो जब लोग ये देखेंगे प्रोसेस सेफ और बेनिफिशियल है, सबका बेनिफिट हो रहा है, तो उनका ट्रस्ट इससे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये पायलट प्रोजेक्ट काफी फायदेमंद होगा। मुझे यहाँ लगता है मीडिएशन सेल्स को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मीडिएशन सेल नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल आएगा। जैसे कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक न्यूट्रल मीडिएशन सेल होने चाहिए जो लैंड ओनर्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो उसको सॉल्व करने में हेल्प करे। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि DDA के इस लैंड मास्टर प्लान के लिए कि काफ़ी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं DDA के और दिल्ली सरकार के भी और जो डिप्टी CM है उनके चेयरमैनशिप में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम करेगा जो DDA के वहाँ के ऑफिस में सारा डेवलप करेगा। उसी तर्ज पर या उसका एक्सटेंडेड काउंटर कंसोर्टियम बनाने में भी जो हेल्प डेस्क सेंटर की तरफ से या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से वो बता दें कि भाई अगर आपको किसी को किसी सेक्टर में समझने की जरूरत है या कोई अड़चन आ रही है तो यहाँ मेरे पास आओ। अगर ये आगे बढ़ के वो करते हैं तो उनको किसानों को बड़ा सहारा हो जाएगा। लेकिन मुद्दा बार बार ये आता है कि एक्सटेंडेड टाइम नोटिफिकेशन आखिर कब तक?
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एक्सटेंडेड टाइम नोटिफिकेशन जारी करना, क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, ये टेम्पररी रिलीफ है, ये कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी है जब स्ट्रक्चर जो है ग्राउंड पे कंसोर्टियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंसोर्टियम फॉर्मेशन में सक्सेस स्टोरीज, जी हाँ, कुछ सेक्टर जैसे कि 8B P2 जोन में कंसोर्टियम फॉर्मेशन की सक्सेस स्टोरी भी है, जहां प्रोएक्टिव लीडरशिप, क्लियर कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल सपोर्ट मिली, और वहां कंसोर्टियम टाइम पर बनने और प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक हुए। यहाँ पर ये एग्जांपल्स बाकी स्टेक होल्डर के लिए मेरे को लगता है एक तरह से इंस्पिरेशन हो सकते हैं। इसी सक्सेस स्टोरी को बार बार जो है दूसरे को बताने की जरूरत है। इस बारे में हम लोग काफी पहले से बहुत बात कर चुके हैं, मगर हाँ, ये और 2-3 ऐसी सक्सेस स्टोरी हो जाए तो ये कंसोर्टियम का डीले का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, दुनिया के कई देशों में लैंड पूलिंग और कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इनोवेटिव मॉडल अपनाए गए हैं, जैसे कि जापान लैंड रीएडजस्टमेंट मॉडल, जहां लैंड ओनर्स को डेवलप प्लॉट वापस मिलते हैं, या साउथ कोरिया के अंदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज की मदद से फास्ट ट्रैक कंसोर्टियम बनाना, या फिर सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और प्रोफेशनल फैसिलिटेशन एजेंसीज का फॉर्म करना। इंडिया में भी इन मॉडल से सीखकर हमें लोकल रियलिटीज के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहिए। बिल्कुल, लोकल रियलिटी के हिसाब से कस्टमाइज, ये आपने पंचिंग लाइन बोली, और ये संभव है। अब यहाँ हमको देखना होगा कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक विल और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ किसान और कुछ सोसाइटी और कुछ बिल्डर्स खड़े होके ये दिल्ली को इतना वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए और इतने बड़े सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए अकेले काफ़ी नहीं है। इसमें सरकार की एक महती जिम्मेदारी, एक विलफुल जिम्मेदारी, एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ उनकी मिशनरी काम करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग को यहाँ ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग, और ग्राउंड लेवल पे आप फीडबैक पॉलिसी लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को साथ में लगा के, जहां सुधार की जरूरत, जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करो, सॉल्व करो। प्रॉब्लम है, बहुत सारे हर्डल होंगे, लेकिन वो सारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कुछ चीजें टॉप डाउन से आते हैं और कुछ चीजें बॉटम अप लेन होते हैं। जो टोटल प्रोजेक्ट में मेरे कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो है ना वो टॉप डाउन से चलती है, और टॉप डाउन से अगर प्रॉब्लम टूट नहीं रहा होता है तो बॉटम अप से जो है, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो चलती है। और उसके बाद में एक सेक्टर में एक पॉइंट होता है जो कि टॉप डाउन को और बॉटम अप को दोनों को ज्वाइन करके, कोऑर्डिनेट करके जो रिजोल्यूशन है उसको लेके आगे बढ़ता है और वो रास्ता निकल जाता है। बात यह है कि फ्यूचर आउटलुक आखिर है क्या, क्या उम्मीद करें? अगर कंसोर्टियम फॉर्मेशन फास्ट ट्रैक हुआ तो दिल्ली में मेगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन अगर डिले और पॉलिसी पैरालिसिस चलता रहा तो मार्केट में स्टैग्नेशन, इन्वेस्टर फ्लाइट और अर्बन कियोस बढ़ सकता है। बिल्कुल, स्टेक होल्डर्स को भी प्रोएक्टिव होना होगा और सरकार को भी जिद पे उतारना होगा, जिद पे कि इसको पूरा करके रहेंगे। इस बिल पे अगर आ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके ऊपर फोकस करने के लिए सिंपल है कि स्टेक होल्डर को भी प्रोएक्टिव होना है और सरकार को भी विलफुल होके एक्टिव होना है, अकाउंटेबल होके। तो प्रॉपर्टी मिशा शो का वर्डिक्ट क्या है? जी हाँ, बॉटम लाइन ये है कि कंसोर्टियम फॉर्मेशन में डिले और एक्सटेंडेड टाइम नोटिफिकेशन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वार्निंग सिग्नल है। स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट और प्रोफेशनल सभी को मिलकर एक्शन लेना होगा। यहाँ अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंसेंटिव्स और प्रोफेशनल सपोर्ट से ही ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। मैं अपने सारे व्यूअर को आपके माध्यम से, जो भी है स्टेक होल्डर, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पे अपना एक पॉजिटिव कमेंट, सपोर्ट करें, और ताकि जो भी हमारे अथॉरिटी हैं उनके वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे
और ये जो मुद्दा है, ये जो चैलेंज है, और ये सबका सपना है आज के देश में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, इसमें एक कदम हमारा योगदान हो सके, आपका योगदान हो सके, सहयोग हो सके। आपके सारे व्यूज, आपके सारे कमेंट्स अथॉरिटी देख रही है, तो आपको अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखनी है। और हमेशा स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड, और प्रॉपर्टी मिश्रा शो के साथ अपने रियल एस्टेट डिसीजन को बनाएं और भी स्ट्रांग। कुछ समस्याएं तो आज हमने रखी, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम अभी तक आपको बता नहीं पाए हैं। उसका रीज़न ये भी है कि हर सेक्टर की अपनी एक अलग समस्या है और उस सेक्टर को उन समस्याओं से बाहर आना है। सॉल्यूशंस कई हो सकते हैं, सेक्टर सब डिवीज़न भी हो सकता है, लेकिन आगे भी मैं इसी तरह से, क्योंकि ये प्रोग्राम आज यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ये आज शुरू हुआ है, तो मैं आपको ऐसे और भी बहुत सारे इश्यूज़ को टाइम टू टाइम लेकर आता रहूँगा। और जब तक ये कंसोर्टियम फॉर्मेशन शुरू ना हो जाए या प्रोजेक्ट एक्चुअल ग्राउंड पे ना आ जाए, तब तक हम इस टॉपिक के ऊपर लगातार बात करते रहेंगे। नमस्कार और जय हिंद।